और आइए शुरू करते हैं न्यूज पथ का सफर और सबसे पहले आपको दिखाते हैं ऐसी तस्वीरें जिनका जिक्र सरेरा है। ये तस्वीरें सुर्खियों में भी है और सोशल मीडिया पर भी है। इनसे आपका बाखबर होना बेहद जरूरी है क्योंकि चौराहे पर इन्हीं की चर्चा है और चर्चा मध्य प्रदेश हाईकोर्ट की अनोखी सजा की भी है। उत्तराखंड दौरे पर गए देश के मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को एक रात गांव में ही बितानी पड़ी। वो भी जिस घर में रुके वहां का ताला तोड़ना पड़ा क्योंकि घर का मालिक वहां नहीं रहता और रात में वो दूसरी जगह नहीं जा सकते थे। ऐसे में ठंड और सुरक्षा वजहों से उन्होंने वहीं ठहरना मुनासिब समझा। दरअसल उनके हेलीकॉप्टर ने पिथौरागढ़ जिले के मुनस्यारी तहसील के रालम गाँव में इमरजेंसी लैंडिंग की थी। बताया गया कि वहाँ मौसम खराब था। उनके इस दौरे में चुनाव और सुरक्षा अधिकारी भी मौजूद थे। रालम गांव समुद्र तल से 7,500 फीट की ऊंचाई पर है। बाद में पास के गांव के लोग और आईटीबीपी समेत दूसरी टीमें वहां पहुंच गई। फिर सुबह उसी हेलीकॉप्टर से मुख्य चुनाव आयुक्त और दूसरे अधिकारियों को मुनस्यारी लाया गया। भोपाल में हिंदुस्तान के खिलाफ और पाकिस्तान के पक्ष में नारे लगाने वाले आरोपी फैसल को हाईकोर्ट ने जमानत दे दी, लेकिन इसके साथ ही कुछ शर्तें भी जोड़ी जो चर्चा का विषय बन गई। दरअसल इस शर्त के तहत उसे महीने में 2 बार पुलिस स्टेशन जाना होगा, 21 बार राष्ट्रीय ध्वज को सलामी देनी होगी और हर बार भारत माता की जय कहना होगा। अदालत ने अपने आदेश में ये भी साफ किया है कि ये आरोपी तब तक ऐसा करेगा जब तक इस मामले का फैसला नहीं आ जाता। इस घटना से जुड़ा फैसल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। ऐसे में पुलिस ने उसकी जमानत का विरोध किया है, लेकिन फैसल की दलील है कि उसने नशे में ऐसा किया और अब उसे अपने किए का पछतावा है। बहुत पछतावा सर, मजाक पट्टी में नशे में था मैं थोड़ा सा, उसमें मजाक में वीडियो बना ली तो उसने फायरिंग कर दी मेरी जी। इसका मुझे बहुत पछतावा। मैं सब कानून का और देश का बहुत पालन करता हूँ, तो करता रहूंगा। गलती हुई है इसके लिए मैं माफी चाहता हूँ। आइंदा कभी ऐसी गलती नहीं होगी सर। तमिलनाडु के कन्याकुमारी में एक स्कूटी सवार बाल बाल बच गया। दरअसल वहां अचानक समंदर से पानी का तेज बहाव आया। इसी की वजह से ये शख्स अचानक स्कूटी समेत सड़क पर नीचे गिर गया। बताया जा रहा है कि यहाँ पानी आने की वजह से कई लोगों को अपना घर बार छोड़ना पड़ा है। त्योहारों के बीच दिल्ली के सदर बाजार में भीड़ का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। इसमें दिखाई दे रहा है कि बाजार में पैर रखने तक की जगह नहीं है, जिसकी वजह से वहां काफी धक्का मुक्की हो रही है और महिलाओं को भी काफी दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है। हालांकि पुलिस ने त्योहारों में वहां सुरक्षा के इंतजाम और कड़े करने की बात कही। जिंदगी का सफर सुहाना हो, इसके लिए सावधान रहना जरूरी है। रोजमर्रा की आपाधापी में कुछ देर बैठकर सोचना समझना भी जरूरी है कि आपके आसपास क्या हो रहा है और जो कुछ हो रहा है उससे हमारी जिंदगी, हमारा परिवार कैसे प्रभावित हो सकता है। इसलिए हॉर्न बजाकर बाखबर करने वाली खबर जरूरी होती है। और आज की ये खबर फ्लाइट्स में बम की हॉक्स कॉल से जुड़ी है। देश में पिछले 3 दिनों में 20 से अधिक उड़ानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है और ये सिलसिला खत्म नहीं हो रहा। गुरुवार को विस्तारा और इंडिगो एयरलाइंस की 2 इंटरनेशनल फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिली। इससे पहले इंडिगो, स्पाइस जेट और अकासा की 7 उड़ानों में बुधवार को बम होने की धमकी मिली थी। विमानों में बम से उड़ाने की अफवाहों को केंद्र सरकार ने गंभीरता से लिया और संवेदनशील एयरपोर्ट्स की सुरक्षा भी बढ़ा दी गई। ऐसे में जरूरी है कि आम लोग भी विमानों में बम की हॉक्स कॉल को लेकर खुद भी सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। पिछले कुछ दिनों से विमानों को उड़ाने की धमकी मिलने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है। इसके चलते कुछ उड़ानों में देरी हुई, कुछ का रूट बदला गया और कुछ को बीच रास्ते से ही वापस लौटना पड़ा। इससे पहले देश भर में कई ट्रेनों को पलटाने की साजिश की गई। कहीं ट्रैक पर रखा गैस सिलेंडर मिला तो कहीं फिश प्लेट टूटी पाई गई। वहीं दिल्ली के कई स्कूलों को बम से उड़ाने वाले धमकी भरे ईमेल मिले, जिससे स्कूल प्रशासन और अभिभावकों को परेशानी हुई। हालांकि धमकी भरे ईमेल फर्जी निकले। स्कूलों और रेलगाड़ियों के बाद अब आसमान में विमानों को उड़ाने की साजिश रची जा रही है। पिछले 3 दिनों में 20 से अधिक उड़ानों को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। इसके बाद विमानों को डायवर्ट कर अलग अलग एयरपोर्टों पर उतारा गया। गुरुवार को जर्मनी के फ्रैंकफर्ट से मुंबई आ रही विस्तारा की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी मिलने के बाद फ्लाइट को मुंबई के छत्रपति शिवाजी महाराज अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इसके बाद फ्लाइट को तुरंत अलग क्षेत्र में ले जाकर गहन जांच की गई। गनीमत रही कि जांच में कुछ नहीं मिला।
इससे पहले बुधवार को दिल्ली से बेंगलुरु जाने वाली आकाशा एयर की फ्लाइट QP1335 को धमकी मिली थी। धमकी मिलने के बाद फ्लाइट को दिल्ली वापस लाया गया। दिल्ली के IGI एयरपोर्ट पर फ्लाइट की लैंडिंग की गई। इस फ्लाइट में 174 यात्री सवार थे, जिसमें 3 बच्चों समेत 7 क्रू मेंबर्स थे। वहीं इंडिगो एयरलाइंस के एक विमान को भी बम से उड़ाने की धमकी के बाद जयपुर इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। इंडिगो फ्लाइट संख्या 6E98 का ये मामला है, जो सऊदी अरब के दम्माम से उड़ान भरने के बाद लखनऊ जा रहा था। तभी राजस्थान एयर स्पेस में विमान को बम थ्रेट की बात सामने आई, जिसके तुरंत बाद विमान के पायलट ने जयपुर एयरपोर्ट के एयर ट्रैफिक कंट्रोल को इसकी सूचना दी। इसके बाद आनन फानन में विमान की सुरक्षित इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। फ्लाइट नंबर 098 जो दमाम से लखनऊ जा रही थी, उस फ्लाइट में बम होने का कोई मेल मिला था। उस मेल के आधार पे फ्लाइट को डाइवर्ट किया गया और जयपुर एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग करवाई गई। उसके बाद प्लेन को BDDS टीम के द्वारा, स्निफर डॉग्स के द्वारा चेक किया गया। चेक करने के बाद कोई संदिग्ध वस्तु नहीं पाई गई। उसके उपरांत आगे की कार्रवाई की गई। मुंबई से न्यूयॉर्क के लिए उड़ान भर चुकी एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 119 को सोशल मीडिया एक्स के जरिए बम से उड़ाने की धमकी दी गई, जिसकी वजह से विमान की दिल्ली एयरपोर्ट पर इमरजेंसी लैंडिंग कराई गई। इस मामले की छानबीन करने पर गृह मंत्रालय और मुंबई पुलिस को पता चला कि ये ट्वीट छत्तीसगढ़ के राजनांदगांव से किया गया। इसके बाद पुलिस ने 4 नाबालिगों समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मुंबई जाने वाली फ्लाइट में बम रखा गया, ऐसा ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया गया था। ट्विटर हैंडल पे राजनांदगांव का भी उल्लेख था। तो प्रारंभिक पूछताछ राजनांदगांव पुलिस के द्वारा संदिग्धों से की गई थी और वर्तमान में इसमें महाराष्ट्र में FIR किया गया है। तो मामले की अग्रिम विवेचना महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा की जा रही है। सर, आरोपी को कहाँ गिरफ्तार किया और कहाँ ले गए हैं? अभी इन्वेस्टिगेशन जारी है और पूरा मामला महाराष्ट्र पुलिस के द्वारा किया जा रहा है। तो अधिकृत पुष्टि अभी उन्हीं की तरफ से आएगी। भगवान श्री राम की नगरी अयोध्या में एयर इंडिया एक्सप्रेस की फ्लाइट को बम से उड़ाने की धमकी मिलने के बाद हड़कंप मच गया। इसके बाद विमान की इमरजेंसी लैंडिंग कराकर विधिवत तलाशी ली गई। ये विमान जयपुर से अयोध्या आ रहा था। विमान में कुल 139 यात्री सवार थे। ये अयोध्या में रुकने के बाद बेंगलुरु जाने वाला था। एयर इंडिया एक्सप्रेस की एक फ्लाइट थी जो जयपुर से अयोध्या आ रही थी। इसमें बम की सूचना मिली थी। उसको सेफली लैंड करा करके हमने आइसोलेशन वे में ले गए हैं जहाज को। इसके अंदर 39 पैसेंजर्स थे। पैसेंजर सारे हमने हवाई जहाज से बाहर निकाल लिए हैं। उनकी चेकिंग भी हो गई है। अभी सामान की चेकिंग करके जो प्रक्रिया होती है, जहाज की भी गहन चेकिंग की जा रही है। बम की सूचना थी इसमें। 20 से अधिक इंडियन फ्लाइट्स में बम की हॉक्स कॉल से दुनिया भर में हड़कंप मच गया। कोई विमान कनाडा तो कोई सिंगापुर में उतारा गया। सिंगापुर में तो वहां एयरफोर्स का एक विमान बाकायदा हवा में उड़ा। वो एयर इंडिया एक्सप्रेस के विमान के जमीन पर उतरने तक उसे एस्कॉर्ट करता रहा। इस दौरान पैसेंजर्स की सांसें भी अटकी रही। उन्हें खासी परेशानी का सामना भी करना पड़ा। वहीं कनाडा में भी एयरपोर्ट पर सुनसान जगह पर विमान को उतारा गया और जांच के दौरान सभी कॉल को महज अफवाह करार दे दिया गया। नागरिक उड्डयन मंत्री के राममोहन नायडू ने कहा कि एजेंसियां सभी मामलों की गंभीरता से जांच कर रही हैं और इसके लिए जिम्मेदार सभी लोगों की पहचान की जाएगी और दोषियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। सिविल एविएशन सूत्रों के मुताबिक विदेशों से आने वाली बम थ्रेट कॉल की जांच जारी है। सूत्रों के मुताबिक अभी तक आने वाली 90% थ्रेट कॉल विदेश से है। लोकल यानी देश से आने वाली थ्रेट कॉल सिर्फ 10% है। विदेशी थ्रेट कॉल की छानबीन के लिए MHA साइबर विंग सहित लोकल पुलिस को अलर्ट किया गया है। विदेशों से आने वाली कॉल और ईमेल का VPN और IP एड्रेस खंगाला जा रहा है। सभी एयरपोर्ट पर बम थ्रेट असेसमेंट टीम की तैनाती होगी। बम थ्रेट कॉल आने पर BTAC टीम त्वरित कार्रवाई करेगी। MHA, सिविल एविएशन मंत्रालय, CISF, BCAS और IB के अधिकारियों ने थ्रेट कॉल को लेकर बैठकें की हैं। वहीं एयरपोर्ट और दूसरी एजेंसियों को अलर्ट मोड पर रहने के निर्देश दिए गए हैं। इन धमकियों के बाद सरकार ने देश भर के हवाई अड्डों से उड़ने वाले विमानों में एयर मार्शल की संख्या दोगुनी करने का फैसला किया है। इसके अलावा राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड यानी NSG के ब्लैक कैट कमांडो को संवेदनशील नेशनल और इंटरनेशनल रूट के विमानों में तैनात किया जाएगा।
एयरलाइंस को आने वाली थ्रेट कॉल्स और मेल के मामले में केंद्रीय गृह मंत्रालय पूरी स्थिति को इस वक्त मॉनिटर कर रहा है। जांच एजेंसियां इसकी छानबीन कर रही हैं। जो जानकारी अब तक मिली है उसके मुताबिक विदेशों से सबसे ज्यादा इस वक्त थ्रेट कॉल आ रही है, जिसकी संख्या लगभग 90% के आसपास बताई जा रही है। वहीं अगर देश की बात करें यानी लोकल कॉल्स करीब करीब 10% के आसपास है। विदेशों से जो कॉल आ रही हैं उनकी जांच करने के लिए अलग अलग एजेंसियों को इसमें लगाया गया है। एमएचए का जो साइबर विंग है I4C, इसके साथ साथ सर्टिन को भी इसमें तैनात किया गया है। लगातार ये छानबीन की जा रही है कि जो विदेशी कॉल्स थ्रेट कॉल्स आ रही हैं उसका VPN किस देश में है, साथ ही IP एड्रेस की भी छानबीन की जा रही है और इससे ये पता लगाया जा सकेगा कि आखिर किस देश से इस तरीके की कॉल ज्यादा से ज्यादा संख्या में आ रही हैं। जाहिर है विमानों को बम से उड़ाने की धमकियों को गंभीरता से लेना जरूरी है। ऐसे में ये भी जरूरी है कि आम लोग भी विमानों में बम की हॉक्स कॉल को लेकर खुद सतर्क हो जाएं और दूसरों को भी सावधान करने के लिए हॉर्न बजाएं। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। चंडीगढ़ में हुई एनडीए की बैठक, प्रधानमंत्री मोदी और नायडू समेत कई नेता रहे मौजूद। आइए सीधे आपको लिए चलते हैं न्यूज एक्सप्रेसवे पर, जहां देश भर की कुछ और जरूरी खबरें कर रही हैं आपका इंतजार। हरियाणा में बीजेपी सरकार ने एक बार फिर से कमान संभाल ली। पंचकूला में एक समारोह के दौरान नायब सिंह सैनी ने सीएम पद की दूसरी बार शपथ ली। इनके अलावा अनिल विज समेत 13 विधायकों ने भी मंत्री पद की शपथ ली। इस मौके पर वहां प्रधानमंत्री मोदी और गृहमंत्री अमित शाह के साथ साथ एनडीए शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम भी मौजूद रहे। सूत्रों के हवाले से खबर है कि भारत जल्द कनाडा को एक और झटका दे सकता है। कहा जा रहा है कि भारत करोड़ों की डिफेंस डील पर दोबारा विचार कर रहा है। अटकलें हैं कि भारतीय सेना के लिए स्ट्राइकर कॉम्बैट व्हीकल बनाने की डील भारत की ओर से ठंडे बस्ते में डाले जाने की संभावना है। हरियाणा चुनाव में कांग्रेस की हार के बीच अब वरिष्ठ नेता कैप्टन अजय सिंह यादव ने पार्टी छोड़ दी। उन्होंने कांग्रेस की प्राथमिकता सदस्यता और पार्टी के ओबीसी विभाग के अध्यक्ष का पद छोड़ने का ऐलान किया। वो लालू यादव के समधी भी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष पद से हटने के बाद उनके साथ खराब व्यवहार किया गया। त्योहारों के बीच रेलवे ने एडवांस टिकट बुकिंग के नियमों में बड़ा बदलाव किया। दरअसल अब 60 दिन यानी 2 महीने पहले ही टिकट बुकिंग हो सकेगी। पहले यात्रा से 120 दिन पहले टिकटों की बुकिंग शुरू होती थी। ये फैसला अगले महीने 1 नवंबर से लागू होगा। हालांकि पहले से बुक की गई टिकटों पर कोई असर नहीं पड़ेगा। पश्चिम बंगाल के पूर्व बर्धमान में किसान करोड़पति बन गया। दरअसल बामा चरण को उसकी पत्नी ने खाद खरीदने के लिए 100 रुपए दिए थे, जिससे उसने लॉटरी की भी 2 टिकटें खरीद ली। बाद में जब उसने टिकट नंबर मिलाया तो उसे पता चला कि उसकी 1 करोड़ रुपए की लॉटरी लगी है। हालांकि ये लॉटरी निकलने के तुरंत बाद उसने पुलिस से सुरक्षा की गुहार लगाई और फिर उसे थाने ले जाया गया। बामा चरण के मुताबिक वो अभी तक टिकट जमा नहीं कर पाया है, इसलिए वो चिंतित है। न्यूज पर आगे है धन बाजार, जहां शेयर बाजार से लेकर कारोबार तक की सभी अहम खबरें होती हैं, जिसका सीधा रिश्ता आपकी आमदनी आपकी जेब से होता है। तो तेज रफ्तार खबरों के बीच ये जरूरी खबरें छूट ना जाए, इसलिए सीधे आपको लिए चलते हैं धन बाजार। शेयर बाजार में गुरुवार को भी गिरावट देखने को मिली। सेंसेक्स 495 अंक लुढ़ककर 81,007 पर बंद हुआ। वहीं निफ्टी भी 221 अंक फिसला, ये 24,750 पर पहुंच गया। बैंक, ऑटो, मेटल और हेल्थ समेत लगभग सभी सेक्टरों के शेयरों में कमजोरी रही। दिल्ली में सोने की कीमतों में तेजी आई। ऑल इंडिया सर्राफा एसोसिएशन के मुताबिक गुरुवार को दिल्ली में सोना 450 रुपए महंगा हुआ। इसके साथ ही अब यहाँ 10 ग्राम सोने की कीमत बढ़कर 79,350 रुपए हो गई। हालांकि चांदी की कीमतें स्थिर हैं, इसमें कोई बदलाव नहीं है। यानी दिल्ली में 1 किलो चांदी की कीमत 93,500 रुपए है। इलेक्ट्रिक बाइक बनाने वाली कंपनी एथर एनर्जी ने नेपाल के बाद अब श्रीलंका में भी इलेक्ट्रिक स्कूटर का निर्यात शुरू कर दिया। एथर एनर्जी ने श्रीलंका में 450S इलेक्ट्रिक स्कूटर का पहला बैच लॉन्च किया है। कंपनी के मुताबिक इस त्योहारी सीजन के अंत तक वो श्रीलंका में अपने मॉडलों की डिलीवरी शुरू कर देगी। और आइए अब रुक करते हैं प्रगति मार्ग का, जहां ऐसी खबरें हैं जो कि देश की तरक्की, प्रगति और लोगों की काबिलियत दिखाती हैं। तो आज मिलिए एक ऐसे बच्चे से जो ऑटिज्म जैसी गंभीर बीमारी से जूझ रहा है, लेकिन उसके चेहरे पर स्पेशल किड्स वाली मायूसी नहीं, वो आत्मविश्वास से भरा है। और आप उसे रैंप वॉक करते भी देख सकते हैं। उसके इस सफर में उसकी मां उसकी उम्मीद बनकर आगे आगे चल रही है।
रैंप पर कदमताल कर रहा ये बच्चा बेहद खास है। अहद नाम का ये बच्चा आम बच्चों से जरा हटकर है। ऑटिज्म नाम के डिसऑर्डर से पीड़ित होने के बावजूद इसका हुनर और आत्मविश्वास देखने लायक है और इसे इस मंजिल तक पहुंचाने के लिए एंजल बनी हैं खुद इसकी मां, जिन्होंने अपनी ममता और लगातार मेहनत की बदौलत स्पेशल चाइल्ड होते हुए भी इसे आम जिंदगी में रवा करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसका नतीजा अब साफ दिख रहा है। बहुत अच्छे से और उसने बहुत कॉन्फिडेंट होकर रैंप वॉक किया। तो वैसे नॉर्मली मैं एक्चुअली बहुत स्ट्रांग मदर हूँ, मैं दिल्ली मेरे, बट उस समय खुशी से मेरी आंखों में एकदम आंसू थे और मुझे लगा कि नहीं यार कि मेरा बच्चा मतलब उतना मेरे लिए बहुत बड़ी बात है, मेरे लिए एक बहुत बड़ी बात थी, एक बहुत बड़ा अचीवमेंट। अहद जैसे बच्चों की जिंदगी आसान नहीं होती, लेकिन शहनाज जैसी माँ हो तो हर मुसीबत दूर हो सकती है। शहनाज झारखंड की रहने वाली हैं। उनके पति उड़ीसा में नौकरी करते हैं और बच्चे की परवरिश के लिए ये अकेले मुंबई में रहती हैं। हालात से हार मानने के बजाय शहनाज ने अपने बच्चे अहद को हर काम के लिए काबिल बनाने में कोई कसर नहीं छोड़ी, जिसकी वजह से उसमें लगातार तब्दीली आती जा रही है। ये बच्चा अब पियानो बजाता है। पढ़ाई भी करता है। And rush out of the village to help the shepherd. अहद को इस मुकाम में पहुंचाने में उस डॉक्टर की भी अहम भूमिका रही, जो सेल थेरेपी के जरिए ऑटिज्म से पीड़ित बच्चों की बेहतरी के लिए काम कर रहे हैं। ऑटिज्म में होता क्या है कि जो आसपास हो रहा है ये बच्चे ठीक से प्रोसेस नहीं कर पाते या स्लो प्रोसेस करते हैं, इसलिए इनकी हर चीज़ जो इनकी जो समझ होती है, इनके जो रिस्पॉन्सेज होते हैं, इनकी जो स्पीच होती है, ये स्लो डाउन हो जाती है। फिर पढ़ाई लिखाई में ये बाकी बच्चों जैसा नहीं कर सकते, क्योंकि ब्रेन का एक प्रोसेसिंग प्रॉब्लम है। हमारे ट्रीटमेंट के बाद जिसमें हम एक कॉम्बिनेशन करते हैं, हम सेल थेरेपी यूज़ करते हैं, जहाँ हम बच्चे की हड्डी में से ही बोन मैरो निकाल के उसमें से अच्छे सेल्स लेके वापस स्पाइनल फ्लूइड में डाल देते हैं, जो कि वो ब्रेन में जाता है। एक बार ये हो गया तो जो डैमेज हिस्सा है वो रिपेयर हो जाता है। सेल थेरेपी के जरिए अहद में कितना बदलाव आया है, ये इन तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है। खुद उसकी माँ भी बताती है कि इससे उसे कितना फायदा हुआ है। हीलिंग प्रोसेस बोल सकते हैं, तो उससे बच्चे की अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है, कम्युनिकेशन वाला पार्ट भी बढ़ता है, बच्चे काफी मतलब अच्छा करते, सेंसरी इशू रिजॉल्व होता। अहद के साथ तो था, उसको सिटिंग टॉलरेंस आ गया था, सेंसरी इश्यूज खत्म हो गए थे। देश ही नहीं दुनिया में अहद जैसे तमाम बच्चे हैं, क्योंकि ऑटिज्म का दायरा बहुत बड़ा है। जानकारों के मुताबिक दुनिया में हर 35वां बच्चा इस डिसऑर्डर का शिकार है। लेकिन अहद की कहानी ऐसे बहुत से बच्चों के परिजनों के लिए उम्मीद की किरण से कम नहीं, जो चाहते हैं कि उनके नौनिहाल ऑटिज्म की इस मानसिक समस्या को मात दे और जिंदगी में अहम मुकाम हासिल करें। धर्मेंद्र दुबे, मुंबई, गुड न्यूज टुडे। न्यूज पथ के सफर में अब सोशल अड्डा का रुख करते हैं, जहां आज बात होगी भारत में न्याय व्यवस्था के नए प्रतीक। अगले महीने रिटायर हो रहे देश के चीफ जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ ने न्याय की देवी को नया रूप दिया है। नई प्रतिमा में न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी नहीं है और हाथ में तलवार की जगह संविधान दिख रहा है। इस बदलाव की पहल करने वाले चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का मानना है कि कानून अंधा नहीं होता, बल्कि सभी को समान रूप से देखता है। न्याय की देवी की ये नई मूर्ति सबसे पहले सुप्रीम कोर्ट की जजों की लाइब्रेरी में लगाई गई है। हालांकि नई मूर्ति में भी पहले की तरह दाएं हाथ में तराजू मौजूद है, जो कि समानता और निष्पक्षता का प्रतीक माना जाता है। चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ का मानना है कि अब वक्त आ गया है कि हम अंग्रेजी विरासत से आगे बढ़ें। चीफ जस्टिस के अनुसार तलवार हिंसा का प्रतीक है, जबकि अदालतें हिंसा से नहीं बल्कि संविधान के आधार पर न्याय करती हैं। इसलिए उन्होंने न्याय की देवी की नई मूर्ति में तलवार की जगह संविधान रखने का फैसला लिया। इसके अलावा उन्होंने ये भी कहा कि कानून अंधा नहीं हो सकता, उसे सब कुछ देखना होता है, कभी निष्पक्ष न्याय हो सकता है।
न्याय की देवी का इतिहास प्राचीन यूनान से जुड़ा है, जहां इन्हें जस्टिया कहा जाता था और इन्हीं के नाम से जस्टिस शब्द बना। ब्रिटिश काल में 17वीं शताब्दी के दौरान एक अंग्रेज अधिकारी भारत में ये मूर्ति लेकर आए और इसे कोर्ट में इस्तेमाल करना शुरू किया। इसके बाद यही मूर्ति भारत की अदालतों का भी हिस्सा बन गई और आजादी के बाद भी इस मूर्ति को स्वीकार कर लिया गया। लेकिन अब चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ की पहल पर ब्रिटिश काल की इस परंपरा को खत्म करने का फैसला लिया गया है और न्याय व्यवस्था को लेकर एक नया संदेश देने की कोशिश की गई। इस बदलाव पर हमने कुछ लोगों से बात की और उनकी राय जानी। जिस तरह से नई प्रतिमा की मूर्ति सामने आई है, जैसे आप लोग कह रहे हैं कि पुरानी है, 2023 की है, लेकिन पहली बार दिखा है कि न्याय की देवी की आंखें खुली हुई हैं, हाथ में तलवार की जगह संविधान है। किस तरह से देख रहे हैं इसे आप? अभी जो है ये 2024 मॉडर्न इंडिया को, जैसा सीजीआई भी कहते हैं कि मॉडर्न इंडिया को इंडिकेट करता है। तो इसमें अगर आप देखो कि पहले तो आंखें खोल दी गई कि मतलब कानून अंधा नहीं है, लेकिन देखो अगर आप इस पे बात करोगे तो आप इसके बाद कई सारे बॉलीवुड भी आ जाएंगे कि अब कानून अंधा नहीं है। तो हो सकता है डायलॉग तो बनने के किसी पे भी चीज पे बन सकते हैं, लेकिन कानून अंधा नहीं है, पहला। दूसरा, हमारा जो न्यायपालिका है यहाँ ये न्याय देने के लिए बना है, ठीक है। इसीलिए स्वॉर्ड को हटा करके उसमें कॉन्स्टिट्यूशन की किताब दे दी गई है कि हम यहाँ एक सैद्धांतिक तरीके से लोगों को न्याय देंगे। जितना एज पर माय अंडरस्टैंडिंग कि पहले ये था कि उसमें पट्टी इसलिए बांधा हुआ था, ये कॉन्सेप्ट था कि लॉ में कोई किसी को विदाउट डूइंग एनी फेवर इन टर्म्स ऑफ एनीथिंग फॉर एनीवन, कि उनके सब लॉ में यही होता था कि जो एविडेंस प्रोवाइड किया जाएगा उसके इस बेसिस पे ही डिसाइड किया जाएगा। तो बिना देख के जो पल्ला भारी होगा उसमें अभी का प्रति ये जो है हटाया गया है। तो इसका कॉन्सेप्ट इस हिसाब से देखना चाहिए कि नहीं, लॉ अंधे नहीं है, कि लॉ में ऐसा नहीं है कि लॉ बिना देख के मतलब कि जस्टिस डिलीवर करते हैं या तो कानून अंधा है। हाँ। कानून अंधा है, तो कानून अंधा नहीं था। पहले भी कॉन्सेप्ट जो लोग बोलते हैं कि कानून अंधा है, अंधा नहीं था कॉन्सेप्ट ये था कि कानून किसी को फेवर नहीं करेंगे। हाथ में जो पहले तलवार होती थी, अब संविधान है हाथों में, ये इसको कितना बड़ा आप चेंज मानते हैं? देखिए, मैं इसको पॉजिटिव बहुत मानता हूँ, क्योंकि इंडिया क्या है, एक डेमोक्रेट है। यहाँ पे हमें हर चीज को कहने को सब कुछ राइट्स है। आपको बोलने का राइट्स है, मुझे बोलने का राइट है, सोचने का राइट है। ये एक मेरे लिए जो संविधान हाथ में, ये इसके लिए मैं इसको बहुत ही एक अच्छा कॉन्सेप्ट इसलिए मांग रहा हूँ कि लोगों को अवेयरनेस जारी है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स क्या हैं। सबसे अच्छी चीज इसमें मुझे क्या लगती है कि ये शो कर रहा है कि लोगों को इसके ऊपर विश्वास है, हमें इसके ऊपर ट्रस्ट है। अगर संविधान है, मैं अपने राइट्स के लिए जा रहा हूँ कोर्ट के अंदर, तो मुझे जस्टिस मिलेगा। कोर्ट में कभी भी कोई क्यों आता है, वो अपने को डिफेंड, वो चाहता है कि मुझे जस्टिस मिले। अब मैं अगर हाथ में देखता हूँ संविधान खड़ा है तो उसको कॉन्फिडेंस आया, ये मेरा मानना है कि अब उसको कॉन्फिडेंस आएगा, नहीं अब मैं जा रहा हूँ, संविधान है, मतलब संविधान में जो चीजें लिखी हुई, जो आर्टिकल लिखी हुई, जो कॉन्स्टिट्यूशन में बातें, वो मुझे डिफेंड कर रही हैं। एज अ यंग लॉयर मैं सोचता हूँ कि ये आंख में जब पट्टी होती थी उसका होता था कि द लॉ सीज एवरीवन इक्वल, इक्वलिटी की बात करता है। अब वो पट्टी हट गई है तो वो ये प्रतीक करता है कि अब लॉ इक्वल तो देख ही रहा है, बस साउंडली क्लियरली भी देख रहा है सबको कि हम क्लियर हैं, हमारे आंखों के सामने गलत नहीं हो सकता है, हम पूरे ओपन माइंडेड होकर बैठे हुए हैं, सारी चीजें देख रहे हैं। और ये बेहतर चीज है, उसका सिंबलाइजेशन जो जा रहा है यही जा रहा है कि हम इक्वल हैं, इक्वल अपॉर्चुनिटीज दे रहे हैं, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ दे रहे हैं एंड इक्वलिटी बिफोर लॉ दे रहे हैं। वो बहुत जरूरी है और अच्छा इनिशिएटिव है। व्हाट्सएप के 84 लाख खाते बैन हो गए हैं। टेक्नोलॉजी से जुड़ी ऐसी ही जरूरी खबरों को जानने समझने के लिए आइए चलें डिजिटल गली। व्हाट्सएप ने फेक न्यूज पर लगाम लगाने को लेकर भारत में सख्त कदम उठाए। दरअसल मेटा ने अगस्त में 84 लाख खाते बैन कर दिए। बताया जा रहा है कि इनमें से करीब 16 लाख खातों को बिना शिकायत के बैन किया गया। इन पर आईटी नियमों के उल्लंघन का आरोप लगा। देश में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े 3 सेंटर का उद्घाटन किया गया। इसकी शुरुआत शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने दिल्ली में की। इस मौके पर एम्स, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी रोपड़ और आईआईटी कानपुर के अधिकारी भी शामिल रहे। ये सेंटर स्वास्थ्य सेवा और कृषि समेत दूसरे क्षेत्रों में अहम योगदान देंगे। प्रधानमंत्री मोदी ने भी इन केंद्रों की तारीफ की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा कि टेक्नोलॉजी और एआई में आगे बढ़ने के भारत के प्रयास में ये एक बड़ी पहल है। पीएम ने उम्मीद जताई कि इससे युवाओं को काफी फायदा होगा।
दिल्ली में आयोजित इंडिया मोबाइल कांग्रेस में 5G तकनीक को लेकर भी प्रदर्शनी लगाई गई। इसमें ये बताया गया कि कैसे 5G तकनीक खनन उद्योग में क्रांतिकारी बदलाव ला रही है। ये प्रदर्शनी केंद्र सरकार से जुड़े CMPDI यानी सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट की ओर से लगाई गई है। और अब बात रामनगरी अयोध्या की। रामलला की नई मंदिर में प्राण प्रतिष्ठा के बाद अयोध्या पूरे देश ही नहीं बल्कि दुनिया के आस्था का केंद्र बन चुकी है। हम आपको राम भक्ति का एक और रूप दिखाने जा रहे हैं। अयोध्या में प्रकृति के जरिए त्रेता युग की झलक दिखेगी। रामायण काल के पौधों और वनस्पतियों को राम भक्तों ने अभी से सींचना शुरू कर दिया। राम जन जन के हैं, राम हर मन के हैं। श्रद्धा से आस्था से जिसने भी पुकारा, राम उसी के हैं। 14 वर्षों तक वन में रहे, प्रकृति से जुड़े, जनमानस के चिंतन मनन में बसे प्रभु राम। आज भी वही राम संस्कृति समाज को प्रकृति से जोड़ रही है। यूं तो रामलला का आकर्षण पूरी दुनिया से भक्तों को अयोध्या खींचता आया है। उत्सवी आस्था की चमक से राम नगरी चहक रही है, लेकिन इन सबसे परे राम भक्ति का एक और स्वरूप अब आधार ले रहा है, नव आकार ले रहा है। रामनगरी में त्रेता युग की संस्कृति और वैभव की झलक दिखे, इसके लिए प्रकृति को माध्यम बनाया जा रहा है। अयोध्या में उन वृक्षों और वनस्पतियों को सींचा जा रहा है जिनका जिक्र रामायण में होता आया है। दिलचस्प ये है कि राम भक्तों में भी इन वृक्षों को लेकर गजब का उत्साह और आस्था है। अब कोवीदार वृक्ष को ही ले लीजिए, इसे अयोध्या का राज वृक्ष भी माना गया है। इसका जिक्र वाल्मीकि पुराण में भी है। मान्यता है कि ये दुनिया का पहला हाइब्रिड पेड़ है जिसे ऋषि कश्यप ने बनाया था। माना जाता है कि सूर्यवंशी कुल के ध्वज पर भी इसका चिन्ह अंकित था। जैसे भगवान के चित्रपट को हम लोग पूजा पाठ करते हैं, उसी प्रकार से माताएं वहाँ किस प्रकार से आरती संध्या, उसमें राम नाम जो अंकित किए हैं, उनका जो दिन का स्वभाव अलग ढंग का है, संध्या का स्वभाव उसका अलग ढंग का है, रात्रि का स्वभाव उसका अलग ढंग का है, मनोरम्य है, दिल को मनमोहित कर देने वाला है। यूं तो कण कण में राम है, लेकिन इन पत्तियों पर राम नाम लिखकर इस दुर्लभ वृक्ष का पूजन कर भक्त प्रभु राम और प्रकृति से शुभता की कामना करते हैं। ये गोविदार का वृक्ष है, इसे हमारे यहाँ कचनार भी बोला जाता है। ये प्रभु श्री राम के ध्वज में अंकित है। अब प्रभु श्री राम ने अपने इस वृक्ष को इतनी मान्यता दी है, तो हमारे पूर्वजों ने कहा कि अगर हम लोग इस वृक्ष को मान्यता देंगे तो इसकी प्रतिदिन पूजा करेंगे तो हमारे आगे बढ़कर जो भी हमारे सामने कठिनाइयां आएंगी उस पर हम लोग विजय प्राप्त करेंगे। अयोध्या में राम दरबार का निर्माण जारी है। अगले साल होली से पहले राम भक्तों को रामलला के साथ ही उनके दरबार और परिवार के भी दर्शन हो पाएंगे। साथ ही इन दुर्लभ वृक्षों और वनस्पतियों की सुगंध से भी राम नगरी महकेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। इसी के साथ न्यूज पथ में मेरे यानी श्वेता झा के साथ फिलहाल इतना ही। देश दुनिया की तमाम पॉजिटिव खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।